नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जी हां, घड़ी में 4 हैं और अब वक्त है 4 बजे की बड़ी खबरों का। तो पहले बात करेंगे तिरुपति मंदिर मिलावट में जांच चल रही है और जहां कोर्ट ने कहा कि जांच चल रही है तो सीएम ने आखिर दिया क्यों। तो दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से है। राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर सरकार ने गाय को अब राज्य माता का दर्जा दे दिया है। और चौथी खबर की बात करेंगे, बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा और इसको लेकर वो काफी हर्षित हैं। तो आज 4 बजे की 4 खबरों में बात करेंगे 4 बड़ी, जहां पर पहली बात करेंगे तिरुपति मंदिर की, दूसरी राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा, महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा है गौ माता को, और मिथुन दा को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवर भी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच 4 याचिकाओं पर इसमें सुनवाई हुई और याचिकाओं में लड्डू की जांच कोर्ट को निगरानी में करने की मांग भी की गई। साथ ही कोर्ट की निगरानी में जब मांग की गई उसके बाद याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रा रेड्डी, विक्रम पत और दुष्यंत श्रीधर शामिल हैं। सुरेश हांड की ओर से एडवोकेट सोनिया माथुर दल रही हैं, तो वहीं सिद्धार्थ लूथरा कुल रोहतगी आंध्र प्रदेश सरकार तरफ से रहे। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैं एक श्रद्धालु के तौर पर कोर्ट में पेश हूं। प्रसादम में मिलावट बयान मीडिया में दिया गया है, उसका बहुत बड़ा हो सकता है, इससे मुद्दे उठेंगे और सांप्रदायिक बिगड़ सकता है। ये चिंता का है। अगर भगवा प्रसाद पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट में सीएम चंद्रबाबू के खिलाफ बड़ी बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच खुद सोसाइटी को दी है, तब उन्हें पहले ही मीडिया में की क्या जरूरत थी। कम भगवान को तो राह से दूर रखें। तो कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार भी लगाई। तो भगवान को राजनीति से दूर रखें कोर्ट ने। और साथ ही याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, YV सुब्डी, विक्रम सेठ, दुष्यंत शामिल रहे और मामले की सुनवाई बीआर केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही। को बता दें कि कोर्ट ने फटकार लगे हुए चंद्रबाबू नायडू नसीहत दी कि आप संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरीके की राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे बयान देने की क्या जरूरत। तिरुपति लड्डू केस में चंद्रबाबू नायडू की बातों पर भड़क गया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत भी दे दी। अच्छा करेंगे, हमारे नैतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में तो तूल ये दिया ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी है, इस बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार भी लगाई कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके के बयान देना, और जब एसआईटी का गठन हो चुका है उसके बाद प्रेस से मुखातिब होना कहीं ना कहीं पद की जो गरिमा है उसको प्रभावित करता है। निस्संदेह देखिए, क्योंकि संवैधानिक पद पे जो बैठे होते हैं उससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो लोग जिम्मेदारी से कुछ ऐसी नजीर पेश करें जिससे एक आम आदमी, क्योंकि आम आदमी किसकी तरफ रुख करता है, किसकी तरफ उम्मीद लगा के बैठता है, नेताओं की तरफ। और यही कारण है कि जब के महापर्व में, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में जब चुनाव आते हैं तो एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन बाहर निकलकर वोट डालने जाता है, वो इस उम्मीद में कि ताकि नेता कुछ ऐसे निजाम पेश करें, नजीर पेश करें जिससे वो प्रेरणा ले पाएं और अच्छे काम करें। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बात भी अपनी जगह तय है, इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि जो ये पशु चर्बी की बात सामने आई और बड़ा गंभीर मुद्दा है और तिरुपति मंदिर के बारे में है जिस मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। और राजनीति केवल ये तिरुपति मंदिर की बात ही नहीं है, कोई भी और भी मुद्दों पे जब राजनीति करने लग जाते हैं, नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने लग जाते हैं, राजनीति को चमकाने के लिए, अपने वर्चस्व को बरकरार रखिए या जनता के पास कुछ संदेश देने के लिए, मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी मुद्दा हो, मैं यहाँ की भी बात करूंगा, हम तो हर एक मंच से बतौर पत्रकार बोलते हैं कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जिसको हम नमन करते हैं। उस किसान का जो योगदान है वो अभूतपूर्व योगदान है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो तिरुपति मंदिर का मामला है, जब ये एसआईटी की जांच के खुद उन्होंने एक
आदेश दिए थे, तो उसके बाद क्या कारण था कि मीडिया के पास और उनको बिल्कुल जाने विपिन के जी, लिए। और कई सबसे जरूरी सवाल बात यहाँ है, पर उठ रहे हैं कि सबसे पहली बात कि जब रिपोर्ट जुलाई में आई उसके सितंबर में इस क्यों मामले को उठाया गया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पहले क्यों नहीं इस मामले पर ध्यान दिया गया। हालांकि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पूरे मामले में अब कोर्ट जो है वो लगातार तमाम संशय वाले मुद्दों को लेकर बारीकी से छानबीन भी कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये क्योंकि जो प्रसादम का मामला है ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, और इसको लेकर गलियारों में इस तरीके से छीछा लेदर करना, और कहीं ना कहीं तिरुपति बालाजी जिसको लेकर वेंकटेश स्वामी के मंदिर जब हम जाते हैं तो प्रसाद बांटने की परंपरा होती है। आप भी गए होंगे, मैं भी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें ये दुख होता है। और देखिए हजारों करोड़ों सनातनियों को ये दुख हो रहा है, और सीएम अगर ये बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ प्रदेश का ये मामला नहीं हो जाता बल्कि पूरे देश का मामला हो जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात हो सकती है, बिगड़ता नजर भी आया। देखिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम जो अयोध्या से लेकर तमाम संत समाज रोष दिखा रहा है, तो कुल मिलाकर ये मामला काफी होता जा रहा है। निस्संदेह सुनीता जी, मैं इस पे ये बात बोलना चाहूंगा। दो विषय हैं। देखिए, एक बात जो धार्मिक आस्था की बात है वो अपनी जगह, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहां पर मैं मिसाल के तौर पे बोलना चाहूंगा। देखिए, उदाहरण के तौर पे कि एक व्यक्ति सनातन धर्म को जो मानता है, अगर वो मंदिर में अपने जो धार्मिक स्थल है वहां पर एक चलिया की होती है कि 40 दिन आप जाते हैं मंदिर में, एक अलग अलग रिचुअल्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, एक तपस्या होती है। तो वहां पर अगर आप कोई ऐसा प्रसाद ग्रहण करें जिसमें ये आशंकाएं जताई जाएं या अंदेशा हो कि कुछ पशु चर्बी हो, मछली का तेल हो, तो वो बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। तो आप तपस्या पे पानी फेर देंगे जो तप कर रहा है 40 दिन। दूसरी बात है कि जब राजनीति, कोई भी मुद्दे पर राजनीति करना, तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया, ये सारे राजनीतिक दलों पे बात लागू होती है कि आप जिम्मेदारी से जनता के बीच संदेश दें। जनता आपसे बड़ी उम्मीदें लगाती है, वो बिल्कुल हताश महसूस करेगी कि जब आप हमारे नेता और खासतौर पे जो इतने मुख्य ओहदे पे बैठे हुए हैं तो वो बयान दें। या और इसके पीछे तो देखिए ये भी एक मुद्दा अभी आने वाले समय में उभर के आएगा। पहले जब एसआईटी की जांच के आदेश दिए गए, फिर ये जो मामला जब उजागर हुआ कि लैब की रिपोर्ट आई, उसके बाद आप मीडिया में जा रहे हैं इतने समय के बाद, तो क्या कारण है? मतलब आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, एक मैं बहुत जरूरी बात आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा। कुछ मुद्दे जैसे जब कोर्ट के संज्ञान में होते हैं, या जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सब जुडिस मैटर्स, तो वहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग एक तरफ जब बात करते हैं कि हम अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसे हैं, उनके दिशा निर्देश को सर्वोपरि मानते हैं, और खासतौर पे जो मामले अभी जिनकी सुनवाई चल रही है, तो वहां पर तो टिप्पणी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप टिप्पणी करें। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। धार्मिक आस्था की तो बात अपनी जगह है ही, जो ये गंभीर मुद्दा सामने उभर के आया है, क्योंकि ये अब कई जगह सवाल उठेंगे। लेकिन हमारे को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जो देश का एक शांति, अमन, भाईचारे, सौहार्द का माहौल है, वो कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। इस देश ने, महान मुल्क ने बड़े दंगे फसाद देख लिए। हमें अमन शांति चाहिए, और चुनौतियां बेशुमार है हमारे देश के सामने। हमने अभी आर्थिक महाशक्ति बनना है, और बेरोजगारी की जो समस्या है उससे अलग जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी संवेदना दिखानी चाहिए, और खासतौर पे नेको एक अच्छी नजीर पेश करनी चाहिए कि जिससे एक अच्छा संदेश जाए। और देखिए, अपनी बात को पूरा मैं ये बोलूंगा कि जब अगर नेता बयानबाजी या कुछ ऐसे कदम उठाते हैं तो एक आम आदमी भी प्रेरणा लेगा, फिर वो सोचेगा कि अगर हमारे नेता कर रहे हैं ऐसे काम तो हम भी ऐसे जाके करने लग जाएं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे बचने की आवश्यकता है। बहरहाल मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि करोड़ों जो जिनकी धार्मिक भावना तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ जुड़ी है, श्री वेंकट स्वामी मंदिर के साथ जुड़ी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस गहराई तक इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर अंत में जो फैसला, दिशा निर्देश कोर्ट से आएंगे, हम उसको सर्वोपरि मानेंगे। बिल्कुल, तो फैसला सर्वोपरि तभी मानेंगे क्योंकि अब जो कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पूर्ववर्ती सरकार रही हो या फिर सीएम चंद्रबाबू नायडू, सभी पर ये सवाल और प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्यों बातचीत हो रही है। अगर ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है तो इस मामले में पहले ही कमेटी गठित हो जानी चाहिए थी, पहले ही प्रसादम का टेस्ट हो जाना था, और कहीं ना कहीं अब ये जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हालांकि सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई है कोर्ट ने। बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, ये बड़ा चिंता का विषय है।
कार भी लगाई कि यह मामला सांप्रदायिक तंत्र को बिगाड़ सकता है। लादन जो कि तिरुपति बालाजी में अगर जब आप जान लड्डू प्रसादम लेते हैं और उसको लेकर लगा देखी जा रही है मिलावट को लेकर जो बयान दिया, और सबसे बड़ा सवाल ये भी पूछा गया कि जब रिपोर्ट जुलाई में आई तो सितंबर तक का इंतजार क्यों किया गया? जब सरकार ने स्वयं एसआईटी का गठन किया तो उसके बाद प्रेस से क्यों मुखातिब हुए, सामने ये बातचीत क्यों की गई? तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम संजीदा बयान भी दिए और इस मामले को लेकर अब जो सही एजेंसी है उससे दूर रहे, अब किसी प्राइवेट एजेंसी की भी बात हो रही है, किसी भी भेदभाव और राजनीति दूर होकर इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा सके। देख लिया मेरा गला थोड़ा दिक्कत कर। और चलिए 4 बजे की दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे हरियाणा की। विधानसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी बड़ा विजय संकल्प यात्रा ने और यात्रा गढ़ से शुरू हो चुकी है। समापन इसका ठीक 8:30 बजे कुरुक्षेत्र थाने से। यहाँ भी राहुल सभा नेता की ये विजय यात्रा अक्टूबर तक निरंतर चलेगी और शुरुआत के वक्त अंबाला गढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस का है, बाकी छोटी पार्टी सब बीजेपी की है। स्कीम पेंशन का तरीका है या कांग्रेस की प्रियंका गांधी मौजूद रही ने कहा कि बीजेपी से किसी एमएसपी घात किया, पहलवानों को बिठाया, आत्मसम्मान न्याय से जी, तो इस सरकार को एक निकालो। गरीब लोगों को कितना पैसा जा रहा है, जेब में से कितना निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात, अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा मांगकर, मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको ही पड़ेगा। सियासी पर कांग्रेस नीति के राहुल अब अंतिम पारी खेलते आए हैं और अक्टूबर को उससे पहले राहुल का वार्ड एक साथ नजर आए। तमाम मुद्दों को, किसान को, एमएसपी का मुद्दा हो, पहले तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी नजर आए और साथ ही उन्होंने अपने तमाम तंज कस नजर आए। चलिए बात करेंगे, योगेश हमारे साथ विश्लेषक जुड़ चुके हैं। योगेश, स्वागत इंडिया हेड में। जी धन्यवाद। तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी रणनीति के तहत, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि अब हरियाणा में कब राहुल गांधी की एंट्री होगी, और अंतिम खेलते हुए या यूं कहें कि अंतिम बॉल पे चौके छक्के मारते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पे नजर आ रहे हैं, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अडानी हमेशा उनकी जुबान पर रहते ही हैं। इस सियासी पिच पर राहुल गांधी की एंट्री को, जो कि अब सियासत के गली कहा जा रहा है कि एक नई पिच के तहत काम कर रहे हैं, नई रणनीति काम कर रहे हैं, कितना असर दिखाती नजर आएगी? ये जो आपने जितनी बातें कही है ना जी, इनसे कहीं दूसरी चीज है जी, वो इम्पोर्ट ये है कि उन्होंने जगह कौन सी चुनी है और कहां से वो शुरू कर रहे हैं। जी, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मोदी जी जब जाएंगे कोई प्रोग्राम लेके तो वहां जाते हैं जहां 90% जीतने की सम्मति है, बिल्कुल, और जहां रिकॉर्ड अच्छा रहा होता है। लेकिन जी ने जो ये आज का कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम उस बेल्ट में हो रहा है, बेल्ट से मोदी जी की एंट्री हरियाणा के अंदर, बीजेपी की एंट्री अंदर हुई थी। जी, उस बेल्ट में 21 सीटें आती हैं, 21 पहली बार बीजेपी को गई थी। ठीक, तो उन्होंने मुश्किल कुछ पिच चुन के और अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके, हारेंगे या जीतेंगे उसकी परवाह ना करके, उन पे 20 इल्जाम लगे, 30 लगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से ये शुरुआत की। जी, शुरुआत करने के बाद मतलब बी के घर में सेंध लगाने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, बिल्कुल, और उसके बाद अब चल रहे हैं यहाँ से और आगे तक रहेंगे। उसमें जो ये मुद्दे उठा रहे हैं
इनमें देखिए उनके नेता मोदी जी को भी आपको कंपेयर करना चाहिए, क्या नैरेटिव क्या दे रहे हैं लोगों को जी। और ये क्या बात कर रहे हैं। ये बात एक नोट पे ये कर रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। तो और मोदी जी जो है वो जो उनकी राजनीति पहले दिन से डर की राजनीति रही है जी। कि लोगों को डराओ कि अगर जैसे पार्टी इलेक्शन में भी कि अगर कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी ड्यूटी ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस चोर लेंगे, तुम्हारी बकरी ले जाएंगे। जी। तो इस डर उन्होंने वहां दिखाया, वेर ही फेल्ड। उनकी समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि उनके पास कोई भी है ही नहीं जिसमें वो बता सके लोगों को कि हम ये जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल आपने क्या किया जी। और आने वाले सालों में क्या करोगे, ये इनका पास कोई विजन ही नहीं है। बिल्कुल। और राहुल जी जो है वो अपना विजन दे रहे हैं जी। कि हम अगर आते हैं तो हम ये करेंगे। बिल्कुल, तमाम विजन को लेकर आए 3 जिलों की 6 विधानसभा सीटों को कवर करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, संका गांधी वाड्रा। और अब देखिए हुड्डा और शैलजा एक साथ है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो एक तकरार देखी जा रही थी को भी खत्म करते नजर आ रहे हैं। तमाम संकेत भी दे रहे हैं परिवर्तन ली की अगर बात करें, और एक तरफ संकल्प। और अब 10 साल से जो लगातार पे काबिज हरियाणा में बीजेपी है, एंटी इनकम्बेंसी की लगात हो रही है, और ये तमाम मुद्दे कांग्रेस उठे, राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार की नाकामयाबियों को गिनाते उन्हीं पिन पॉइंट पर पिंच करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। एक पर तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से उतरे, तो वही राहुल गांधी अंतिम रणनीति के साथ, और अंतिम रणनीति के समय इसलिए भी क्योंकि बहुत कम शेष बचा है सर, और इस समय में कितना कुछ वो कर दिखाएंगे, और आखिरी समय पर जनता पर क्या छोड़ पाएंगे, ये तो हालांकि इलेक्शन के दिन पता चलेगा। लेकिन एक रणनीतिकार के तौर पर ये कहा जा रहा है वो तमाम राजनीतिक पेज को समझते हुए काम कर रहे हैं। ये जो हेलो जी जी, ये जो मौका है ये भी बीजेपी ने खुद उनके हाथ में थमाया है। बिल्कुल। इलेक्शन होने वाला था 1 तारीख को जी और 1 तारीख को करवाया 5 तारीख, क्योंकि वो खुद इलेक्शन से डरे हुए थे। जी। अब वो 5 तो बड़ी है और जो इन दिन इनके हाथ में दे दिए गए हैं, जो कि आज से शुरू हो गया है, वो इन्हीं स्थानीय है। अपने डर की वजह से इन्होंने चुनाव आगे बढ़वाए थे नंबर 1। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल। अगर आप यहाँ हरियाणा की अगर बात करेंगे, जब ये बात होती है कि जवान के साथ आपने क्या किया योजना, जी। आप ऐसी बेहूदगी की बातें करते हैं तो वो हजम ही नहीं होती। वो कहते हैं कि अग्निवीर में जो बाहर आएंगे उन लोगों को हम ऐसा जॉब देंगे जो जिस जॉब में उनको पेंशन मिलेगी। अरे ऑलरेडी जहां उन्हें पेंशन मिलनी थी आपने वहां तो कर जीरो, और यहाँ आप पेंशन वाला जॉब देंगे। आप और आज तक जॉब दे नहीं पाए हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ये हैरानी की बात है, जबकि हरियाणा इलाका रहा है और आज के दिन भी है। 3 लाख करोड़ के अंदर दबा दिया इन्होंने इस टाइम पे। जिस टाइम पे कांग्रेस में था उस टाइम पे 70,000 करोड़ का कर्ज था कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि इतना योगेश जी, बिल्कुल इस पूरे मामले में देखिए अब संकल्प तो जरूर ले रहे हैं, संकल्प रैली भी निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जन जन से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि हरियाणा की जनता अब ये तय करेगी कि इस मामले में जो विन विन सिचुएशन किसकी होगी और विनर टीम कौन होगी। क्योंकि हालांकि इस पूरे मामले में ये भी देखा है कि किस तरीके से दोनों ही, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, अपनी नीति तो बना रही है, लेकिन निर्णायकता ही होगी और हरियाणा का चौधरी कौन समझ में आएगा इलेक्शन के समय। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, और किसे इस सियासी पिच में राहुल गांधी संकल्प रैली के से जन जुड़ रहे हैं सरकार पर आगाते हुए, और इनकम्बेंसी के मुद्दे, चाहे वो किस मुद्दा हो, एमएस विश्वास हो, पहलवानों का मुद्दा हो, सम्मान, ऐसे अगर जीना है तो सर काल फेंको, आरोप लगाते हुए जन रूबरू होते हुए, देखिए बीच खड़े हुए एक व्यक्ति से मुलाकात है। और चलिए बात करेंगे कि इसी से चुनाव होने वाले हैं, और इसी बीच शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला, आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। यह फैसला जारी करते कहा गया कि काल से भारतीय संस्कृति देशी गाय की मानव आहार में देशी गाय के उपयोग, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति, जैविक कृषि में देशी गाय के गोबर मूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए देशी गाय को अब से राज्य माता घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। तो शिंदे सरकार का यह बड़ा फैसला विधानसभा चुनावों से ठीक पहले।
और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी दे दें, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा फेयर अवार्ड होता है फिल्म अवार्ड, जिसमें साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिलने जा रहा है? मिथुन दा को। जी हाँ, मिथुन जी को अवार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है। मिथुन दा को 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। मिथुन दा करीब 5 दशक के करियर में बांग्ला, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी की 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं। मिथुन ने अपने फिल्मी करियर को शुरुआत की थी 1976 में की थी और उन्होंने फिल्म का अवार्ड भी जीता। 1982 में आई डांसर से उन्हें पहचान मिली और अब दादा फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंसाऊं ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज है। कैसे यहाँ से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं। लिटरली मैं बागरूद हो गया। जितना बोल सकता हूं ये मैं डेडिकेट कर मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहां भी हैं उन। तो लेजेंडरी एक्टर मिथुन ये अवार्ड दिया जाएगा। हमारे साथ फिल्म समीक्षक आदित्य सेठ जी जुड़ रहे। आदित्य जी, सबसे पहले तो ये अवार्ड आपको मिल रहा है 350 से ज्यादा, और जिस तरीके से उनके करियर की शुरुआत हुई उसके बाद अवार्ड मिलना कहीं ना कहीं निशब्द नजर आता, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो जहां से शुरू करके आज जहां पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती जी, उनका बॉडी ऑफ वर्क आप देखें तो ट्रिमेंडस बॉडी ऑफ वर्क। करीब 40 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं और कई तरह की फिल्में कर चुके हैं। और उनके अभिनय पर तो बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है कि वो पार एक्सेलेंस हैं। वो बहुत ही उम्दा एक्टर रहे हैं हमेशा। उन्होंने हमेशा जो भी किया है बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया है। तो उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो वेलकम स्टेप है और मैं उनको बधाई देता हूँ। और हो सकता है कि और भी कई लोग हों जिनको ये मिलना चाहिए, बट इनको मिलना ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 350 से ज्यादा फिल्में और जिस तरीके से एक संघर्ष के साथ उन्होंने शुरुआत की और 50 वर्षों से अनवरत फिल्म जगत में अपनी उपस्थिति करा रहे हैं। देखिए, डिस्को डांसर से उनको पहचान मिली, लेकिन अब जो पहचान मिली है मिथुन दास सबके हृदय में वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको शुनाई दी और फिल्म जगत के लिए आप इसे कितनी बड़ी सौगात के तौर पर देखते हैं? क्योंकि देखिए, फहरिस्त तो बहुत लंबी थी, लेकिन मिथुन दा का नाम आना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो कि जिसका कोई गॉड नहीं होता, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो, आप कब हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप उनकी पहली फिल्म देख लीजिए, मृगया। उसी से उन्होंने इतना इम्पैक्ट छोड़ा था पर उसमें वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है फिल्म में, लेकिन वो पहली फिल्म से ही उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका अभिनय, उन्होंने जो एक पूरा पूरी तरह से मेस्मराइज कर दिया था ऑडियंस को। तो वो तो दिख ही रहा था उनमें कि वो लगन है, वो आग है, वो टैलेंट है जो किसी और में नहीं था उस जमाने में। और डिस्को डांसर तो एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में फिल्म बनी और कई सालों बाद बनी। उस बीच में भी उन्होंने फिल्में करी हैं। देखिए, फिल्म का सिर्फ कमर्शियली हिट होना ही फिल्म का अच्छा होना नहीं कह सकते हैं। अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए, उसका नैरेटिव अच्छा होना चाहिए और उसके किरदार का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये जरूरी नहीं मानता हूँ कि डिस्को डांसर ही सबसे उनकी बड़ी उपलब्धि है। उनकी सारी फिल्में कहीं ना कहीं उपलब्धियां हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना मेमोरेबल रहा है हमेशा। तो आई थिंक दिस अवार्ड इज मोर फॉर द क्राफ्टिंग रादर देन द कमर्शियल सक्सेस ऑफ द फिल्म। So his craft of acting has always been very, very superior, and he has proved it again by winning this award. So heartiest congratulations to him and well deserved. बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं फिल्म जगत के लिए खुशी की बात है। मिथुन दा को जो अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसको लेकर सभी ख्वाब देखते हैं कि कब उनका लिस्ट में शामिल होगा। और 1982 की चाहे वो डिस्को डांसर हो या पहली उनकी फिल्म जो 1976 में मृगया आई थी, तमाम फिल्में एक हिंदुस्तानियों के हृदय में अंकित हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य सेठ जी हमारे साथ जुड़े। और कहीं ना कहीं अगर पूरे फिल्म जगत की बात करें तो सभी इसको लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए उनको अवार्ड मिलने की खुशी में बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो 8 अक्टूबर 2020 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मिथुन दा को सम्मानित किया जाएगा साहेब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड से।
तो 4 बजे की 4 बड़ी खबर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जुड़े रहिए। इंडिया। नमस्कार।